हेलो। आज के वीडियो में हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में सीखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें हम लोग इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी देखेंगे और एप्लीकेशंस भी देखेंगे। क्या है ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो हाइजेनबर्ग ने ये डिस्कवर किया था कि अगर कोई भी पार्टिकल की हम लोग पोजीशन और मोमेंटम, मोमेंटम मतलब क्या है, दिमाग में सिंपल ध्यान में रखो, वेलोसिटी है कि मास और वेलोसिटी इसका मल्टीप्लिकेशन से मोमेंटम बनता है। लेकिन मोमेंटम इसलिए कहा गया है क्योंकि फोटोन जैसे पार्टिकल की कोई मास नहीं रहती, उसके पास एक एनर्जी रहती है, मोमेंटम रहती है। ओके, और आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है एनर्जी इक्वल टू mc इज इक्वल टू mc स्क्वायर, इससे भी प्रूव होता है कि कोई भी चीज की इसके एनर्जी है उसको मोमेंटम हो सकती है, जरूरी नहीं है उसको मास हो। इसलिए यहाँ पे मास का कंसीडर नहीं किया, वेलोसिटी को कंसीडर नहीं किया, यहाँ पे मोमेंटम को कंसीडर किया। लेकिन आपके सिंपल टर्म्स पे अगर याद रखना चाहते हो तो बस इतना ध्यान में रखो कि पोजीशन और मोमेंटम जैसे दो अगर वेरिएबल्स हम लोग लेते हैं तो दोनों को एक्यूरेटली मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है एटॉमिक लेवल पे। ओके, इसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा जाता है। अगर कोई भी पार्टिकल की आप पोजीशन जानते हो तो उसकी मोमेंटम जानना बहुत मुश्किल है, और अगर उसकी मोमेंटम जानते हो तो हम लोग उसकी पोजीशन को जानना बहुत मुश्किल है। उसमें एरर आता है। मुश्किल किस तरीके से, मैथमेटिकली किस तरीके से बोला जाता है कि अनसर्टेनिटी इन एक्स मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी इन एक्स, इसको एक्स इससे डिराइव किया जाए। ओके, और ये क्या है पता आपको, ये स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर आपने कभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहेगा थोड़ा सा भी बेसिक, तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन के इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेगी। स्टैंडर्ड डिविएशन में हम लोग ने क्या सीखा है कि स्टैंडर्ड डिविएशन में हम लोग मल्टीपल मेजरमेंट्स लेते हैं कोई भी वेरिएबल की, और फिर वो वेरिएबल के मीन से उसका डिफरेंस निकालते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक एक्स वेरिएबल है तो उसकी चार वैल्यूज है, 1.5, 1.4, 1.1, 1.0, ऐसे वैल्यूज आती है और उसका एक मीन है। तो मीन की वैल्यू से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल इन सबका मीन है समझो 1.3, तो 1.3 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे आएगा जो सब्ट्रैक्शन 1.0.1 से 0.1। ओके, तो ये जो डिफरेंस है, ओके, इसको डिफरेंस को अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, ओके, और उसको n से डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ केसेस, तो हम लोग को एक प्रकार से स्टैंडर्ड डिवीजन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये बस बेसिक आइडिया है। स्टैंडर्ड डिवीजन हम लोग को क्या आज हम लोग डिटेल में कभी और सीख सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये साइन जो रिप्रेजेंट कर रही है स्टैंडर्ड डिवीजन इन x को रिप्रेजेंट। सिमिलरली ये स्टैंडर्ड डिवीजन इन मेजरमेंट ऑफ p, और मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ पे px होना चाहिए। मोमेंटम अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मेजर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम बहुत डायरेक्शनल ओरिएंटेड वेरिएबल है, तो px है। और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी h क्रॉस बाय 2 से। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे h बाय 2 लिखा है, लेकिन आपको पता है h क्रॉस की वैल्यू h बाय 2 पर। ओके, तो इसके वजह से h क्रॉस बाय 2 लिखा गया, और ये ध्यान में रखो कि ये इसका हम लोग मल्टीपल जगह पे मल्टीपल तरीके से यूज किया जा सकता है। और h और px मतलब पोजीशन और मोमेंटम, क्या ये दो ही वेरिएबल है जिसको ये लगता होता है? ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं। हम लोग एनर्जी और टाइम का भी ये रिलेशनशिप लगा सकते हैं। हम लोग मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी इसी फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप अनसर्टेनिटी इन वाई डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे मोमेंटम की अनसर्टेनिटी इन px डायरेक्शन, x डायरेक्शन, तो ये जीरो आएगा।
क्यों? क्योंकि x डायरेक्शन और ये डायरेक्शन की वैल्यूज मैच नहीं करती, वेरिएबल दोनों डायरेक्शनल में सेम चाहिए। यहाँ पे एनर्जी और टाइम में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एनर्जी और टाइम दोनों डायरेक्शन के परे है, लेकिन मोमेंटम जैसी चीजें या फिर एंगुलर मोमेंटम जैसी चीजें बहुत डायरेक्शनल ओरिएंटेड होती है, तो दोनों वेरिएबल्स की डायरेक्शन मैच होनी चाहिए। ओके, तो आगे अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स डीप में पढ़ते हैं तो हम लोग कम्यूटेटर का फॉर्मूला यूज करते हैं जिससे ये प्रूफ होता है। ओके, ये फॉर्मूला ये h क्रॉस की वैल्यू में कैसे आता है, लेकिन एक जनरल आइडिया दूंगा, एक बेसिक। ओके, तो कम्यूटेटर हम लोग सीख सकते हैं। कम्यूटेटर क्या रहता है, इसको सिंबल इस तरीके का रहता है x और p। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स में x और p जो वेरिएबल्स है, मतलब पोजीशन और मोमेंटम के जो वेरिएबल्स है, ये कम्यूट नहीं करते। मतलब क्या है कि अगर इन दोनों का फॉर एग्जांपल ये दोनों px, अगर वो दोनों उल्टे ऑर्डर में अगर हम लोग उनको लिखते हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये दिस इज नॉट इक्वल टू, मतलब कम्यूट नहीं करते। कम्यूट करना मतलब क्या कि a b इज इक्वल टू b, ये कम्यूट करना हो गया, लेकिन कम्यूट नहीं करते। इसके वजह से इनका जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये वैल्यू h क्रॉस बाय 2 आता है। लेकिन अगर y लूंगा और px रखूंगा तो ये कम्यूट करेंगे क्योंकि y और px की कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। ओके, दोनों अपने अपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस में, तो ये कम्यूट हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे 0 आता है, ना कि h क्रॉस बाय 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, पूछता है कि डेल्टा y और डेल्टा px का कम्यूटेशन की वैल्यू क्या है, अगर 0 है तो वो क्यों है, तो आप बोल सकते हो कि कम्यूटेशन y और px, ये जो वेरिएबल है ये कम्यूट करते हैं, इसी वजह से उसका 0 वैल्यू है। और x और p, x मतलब मोमेंटम इन x डायरेक्शन, ये कम्यूट नहीं करते, इस वजह से इसकी वैल्यू h क्रॉस बाय 2। ओके, तो इससे ज्यादा आपको जानकारी रखने की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा पूछा भी नहीं जाता। आपको बस इतना जानकारी रखने का है कि कोई भी दो वेरिएबल है उनकी मेजरमेंट करते वक्त एरर आता है, और ये एरर को हम लोग अनसर्टेनिटी कहते हैं। और अगर दो अनसर्टेनिटीज के प्रोडक्ट लेंगे तो उसकी वैल्यू h क्रॉस से ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू, क्योंकि कुछ कंडीशन में हम लोग इसको इक्वल ही मान के चलेंगे, कुछ कंडीशन में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पे ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, सो हम लोग एक इसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पे एक स्लिट ली गई। एक स्लिट ऐसी रहती है कि यहाँ पे गैप है और यहाँ पे स्क्रीन है उसके सामने, स्लिट के सामने। ओके, तो स्लिट के सामने स्क्रीन है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बीम छोड़ी गई है। ओके, अब ये स्लिट की जो विड्थ है ये डेल्टा वाई ई का है। स्लिट कैसे रहती है, ऐसा दोनों गैप के बीच में ऐसा स्लिट है और बहुत छोटी रहती है स्लिट, एक कॉइन भी पास होगा मुश्किल से, इतनी छोटी रहती है। ओके, तो हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर ये स्लिट इनफ छोटी है तो हम लोग को एक डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखता है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक सेंट्रल मैक्सिमम है और फिर उसके बाजू में मिनिमम आते हैं। जैसे अगर हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन के हिसाब से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, बीच में ऐसा बड़ी थिक लाइन दिखेगी और फिर साइड में से पतली होती जाती है छोटी छोटी लाइन से। ओके, तो ये जो है ये इसको डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। और डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या रहता है, अगर ये हम लोग सेंटर पॉइंट मान के चलते हैं तो जो पाथ डिफरेंस है फर्स्ट मिनिमा का स्लिट के दोनों एजेस से, हम लोग इस एंगल को थीटा मान के चले। ये क्या है, ये फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमम, और ये क्या है, सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल
ओके, तो इसमें जो डिफरेंस है इसको हम लोग थीटा कहते हैं, और डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है, पाथ जो पार्ट 2d sin थीटा इंटू n, और यहाँ पे 2d नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो विड्थ है वो डेल्टा y है, तो ये डेल्टा y क्या होता है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस कहते हैं इसको, पाथ डिफरेंस। ओके, सो अगर फर्स्ट ऑर्डर के देख रहे हैं, फर्स्ट मिनिमा को देख रहे हैं, तो n की वैल्यू 1 होती है, तो हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा y sin, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ डेल्टा y इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन sin थीटा। लैम्डा क्या है, इस इलेक्ट्रॉन की जो पास हुई है उसकी वेवलेंथ, और क्योंकि डी ब्रॉगली का हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग इसको लैम्डा को h by p लिख सकते हैं, ये क्या हो गया h by p sin। अभी p क्या है, p इस इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम है स्लिट को जाने से पहले, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा एंड द सेंट्रल मैक्सिमम। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये इक्वेशन याद रहे तो आगे बढ़ते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन की ये तो आप लोगों ने देख लिया, ये हम लोगों ने इक्वेशन आपने जस्ट किया, लेकिन मोमेंटम के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो क्या हो गया, स्लिट है इलेक्ट्रॉन की, स्लिट से पहले एक इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम हुआ करती है दैट इज p, और ये p कंप्लीटली x डायरेक्शन में, ऐसा समझो ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है, तो कंप्लीटली x डायरेक्शन में आपको ये px लिखने को मिलेगा जिसकी वैल्यू है y डायरेक्शन में कुछ नहीं है, ये बिफोर स्लिट। आफ्टर स्लिट क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्रैक्शन की वजह से डायरेक्शन चेंज हो गई, क्योंकि मोमेंटम चेंज करने के लिए कुछ नहीं है, किसी से कोलाइड नहीं हुआ है, किसी से एनर्जी एक्सचेंज नहीं की है, बस डायरेक्शन चेंज हो गई, तो अब ये p जो ऊपर जा रहा है ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना है। ओके, लेकिन ये p क्योंकि जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं px और py। ओके, px का ये py कंपोनेंट हो गया y डायरेक्शन में, ये px हो गया, और px की वैल्यू क्या होती है, p टाइम्स मैग्नीट्यूड टाइम्स cos, और ये py की वैल्यू क्या होगी, p sin। सो जो y डायरेक्शन में जो एरर आ रहा है, y डायरेक्शन में जो मोमेंटम आ रहा है जो पहले नहीं था, इसकी वैल्यू क्या होती है, p sin थीटा। और हम लोग ने क्या देखा था पहले, डिफ्रैक्शन, इसलिए देखो आपको ये वापस बता था, डिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल मिनिमम और मैक्सिमम है, और ये यहाँ पे जो डिटेक्ट हो रहा है इसकी वजह से हमको थीटा मिल रहा है, और लैम्डा के और प्रीवियसली हम लोगों ने देखा डेल्टा y की वैल्यू क्या थी, h by p sin, बराबर। तो अगर हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, py py और डेल्टा, तो हम लोग को ये आएगा p sin थीटा एंड p sin थीटा, जिसमें p sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने को क्या बाकी रहेगा, h, जो ऑब्वियसली ग्रेटर है h क्रॉस बाय 2 से। ओके, तो ये क्या करता है, ये प्रूव करता है कि अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। और दूसरा चीज क्या प्रूव होता है कि अगर आप मैं इसको बाद में लिखूंगा, बाद में और एक्सप्लेन करता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली, इस एक्सपेरिमेंट के चलिए, इसका मीनिंग ये होता है कि अगर ये विड्थ है, डेल्टा वाई क्या है, विड्थ है, तो अगर ये विड्थ आप रेड्यूस करते हो, बहुत छोटी कर देते हो, तो आपको बहुत ज्यादा डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको और भी अदर लेवल्स देखने को मिलेंगे। मतलब क्या हो गया कि बहुत लंबा डिफ्रैक्शन देखने को मिला। ओके, मतलब ये पी वाई की वजह से पी वाई ज्यादा चेंज हो गया, क्योंकि वाई कंपोनेंट कोई था ही नहीं पहले, स्लिट के बाद वाई कंपोनेंट आना चालू हो गया, इसकी वजह से अब आपको
आपको डिफ्रैक्शन देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये बढ़ गया है, क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए ना h से, बराबर। हम लोग ने जैसे कैलकुलेट किया h से कांस्टेंट होनी चाहिए, तो ये बढ़ गया। अगर ये स्लिट की वैल्यू आप बढ़ा दो, मतलब बड़ी स्लिट कर दो, बहुत बड़ी ऐसे, तो क्या होता है? आपको देखने को मिलेगा कि मोमेंटम की वैल्यू जो है y डायरेक्शन में वो कम होती जाएगी। इसका मतलब क्या है? ये डिफ्रैक्शन पैटर्न छोटा छोटा होते जाएगा जितनी लंबी हुई, और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपको बस सेंट्रल बैंड ही दिखेगा, कोई डिफ्रैक्शन नहीं दिखेगा, इतनी बड़ी वेट हो गई। इसका मतलब क्या है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर पोजीशन हम लोग को बीट स्लिट की बढ़ा रहे हैं, एक्यूरेसी उसकी बढ़ा रहे हैं, तो फिर मोमेंटम मेजर करना मुश्किल हो जाता है डिफ्रैक्शन की वजह से। और अगर डिफ्रैक्शन हम लोग छोटा करते हैं, एकदम स्ट्रेट दिख रहा है, कोई डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं दिख रहा है, इसका मतलब जो विड्थ है स्लिट की वो बहुत बड़ी हो गई है, जो मेजर करना उसकी एक्यूरेसी हम लोग ने कम कर दी मेजर करना। ओके, तो एक प्रूफ है जीता जाता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी हम लोग आगे देखेंगे एक और एक्सपेरिमेंट है जो इसका प्रूफ देता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसको है हम लोग कहते हैं गामा रे माइक्रोस्कोप। अभी गामा रे माइक्रोस्कोप में क्या देखने को मिलेगा आपको? गामा रे माइक्रोस्कोप में आपको देखने को मिलेगा कि ये माइक्रोस्कोप का माउथ है। माइक्रोस्कोप कैसा रहता है? यूजुअली एक यहाँ पे आपकी आंख रहती है, आपकी आंख रहती है और एक ऐसा ट्यूब रहती है स्ट्रेट, जिसमें मिरर्स वगैरह रहते हैं और सब लेंसेस वगैरह रहते हैं, और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें, बराबर। तो ऐसा समझो कि ये भी एक माइक्रोस्कोप ही है। यहाँ पे माइक्रोस्कोप का एक एंड है, यहाँ पे जैसे ए भी दिया गया है, यहाँ पे भी एंड, और ये जो O की पोजीशन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, अभी इस इलेक्ट्रॉन को देख पाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन खुद की लाइट को नहीं इमिट करता, बराबर, तो फोटोन जो है, जो उसके साइड से आता है, एक्स डायरेक्शन से आता है, ओके, ये एक्स डायरेक्शन, तो ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को लग के कहीं पे भी डिफ्रैक्ट हो सकता है, यहाँ कहीं पे भी स्कैटर्ड हो सकता है, तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन अगर ये इस एंगल के अंदर आ गया, तो हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर इस गामा रे को, फोटोन को देख पाएंगे, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को देख पाएंगे, सिंपल। ओके, तो ये एक रेंज हो गई, यहाँ पे इसके अंदर एक फोटोन आना चाहिए इस अल्फा, और ये अल्फा क्या है? ये सेंट्रल लाइन जो है, सेंट्रल एक्सिस जो है माइक्रोस्कोप की, उसके और एजेस के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। और ये लैम्बडा होना चाहिए, कोई तो फोटोन की भी वेवलेंथ होनी चाहिए। यहाँ पे गामा रे ही क्यों यूज किया है, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा हर एक टेलीस्कोप रहेगा, माइक्रोस्कोप रहेगा, उसकी एक रिजॉल्विंग पावर रहती है। वो मैं समझाता हूँ क्या रहती है रिजॉल्विंग पावर, लेकिन सबसे पहले ये जानने का है कि हम लोग को अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देंगे तो उसमें डेल्टा एक्स का एरर आ सकता है। सेंट्रल एक्स की लेंथ है, और ये क्योंकि कोई भी फोटोन निकल के किसी भी इसके अंदर आ सकता है, तो जो एरर है एक्स डायरेक्शन में, एरर नहीं बोलूंगा मैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करेंगे तो भी सेम कुछ ना कुछ आएगा, इसको डेल्टा एक्स कहते हैं। ओके, तो इसको रिजॉल्विंग पावर भी कहते हैं। रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या है? रिजॉल्विंग पावर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पीक इंटेंसिटी एंड द फर्स्ट मिनिमम। मतलब क्या है कि हम लोग देखते हैं, अगर मैं कोई चश्मा नहीं लगाऊं, अगर कोई दूर की, मेरे को चश्मा है लेकिन मैं चश्मा नहीं लगा, तो मुझे कैसे दिखता है? ऐसे एक इमेज दिखती है, और उसके आजू बाजू में फेडेड उसी चीज की इमेज दिखती है, ऐसे ऐसा धुंधला दिखाई देता है, दो दो इमेज दिखाई देती है। ओके, लेकिन जैसे मैं चश्मा पहनता हूँ तो मुझे एकदम क्लियरली एक ही सिंगल इमेज दिखाई देती है। तो ये जो मैक्सिमम है, पीक पीक इसको बोलेंगे, और ये जो साइड की इमेजेस है, ब्लर्ड इमेजेस है, इसके बीच में जो डिस्टेंस आता है उसको रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। ओके, माइक्रोस्कोप में भी ये सारी चीजें देखने को मिलती है, इसलिए हम लोग माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करके ही एक्यूरेटली देख पाते हैं जो भी देखना चाहते हैं, और इसको रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। ओके, और माइक्रोस्कोप की कंडीशन में रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला
इस तरीके का रहेगा। ओके, तो ये डेल्टा रिजॉल्विंग पावर मतलब क्या है, ये डेल्टा एक्स है, तो हम लोग ने ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको देखने को मिल सकता है कि अगर हम लोग डेल्टा एक्स को कम करना चाहते हैं तो हम लोग को लैम्डा कम करना पड़ेगा, बराबर। अगर ये कम करना चाहते हैं, अगर एक्स कम करना चाहते हैं तो लैम्डा भी कम करना पड़ेगा। और कम से कम वाला लैम्डा कौन सा आता है, जिसकी वेवलेंथ सबसे छोटी हो उसको गामा रेज देखते हैं, इसलिए हम लोग गामा रेज इस्तेमाल करते हैं जिसकी वेवलेंथ सबसे छोटी है। ओके, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है और इसलिए गामा रे ही यूज किया जाता है इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे accuracy in determining the position of electron by microscope is limited by the laws of optics. Okay, according to laws of optics, the resolving power of microscope is given by delta x is equal to lambda upon 2. Okay, तो ये हम लोग को ये याद रखना है। अभी हम लोग थोड़ा सा मोमेंटम को देखते हैं। कोलिजन से पहले जो फोटोन ट्रैवल कर रहा था उसकी मोमेंटम थी p डैश। कोलिजन के बाद ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसके कोलाइड करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन अभी सॉरी फोटोन अभी इस डायरेक्शन में गया, लेकिन इस चक्कर में इसका एक मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाता है। ओके, सो इसका जो मोमेंटम है ये क्या है, p हो गया है, लेकिन क्योंकि ये x डायरेक्शन में था पहले, बराबर, तो इस मोमेंटम का x कंपोनेंट क्या हो जाता है, क्योंकि ये अल्फा है, x कंपोनेंट हो जाता है p sin अल्फा। अगर ये मोमेंटम है, देखो पॉसिबल तो ये है कि ये डिफ्लेक्ट होते कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन हम लोग दो एक्सट्रीम्स को देख रहे हैं, ये एक एक्सट्रीम है और ये एक एक्सट्रीम है। अब इन दो एक्सट्रीम्स को देखना चाहते हो, दोनों एक्सट्रीम में कितना डिफरेंस है तो वो देखना चाहते हो। सो चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम है x डायरेक्शन में ये, अगर ये इस पॉसिबिलिटी को देखते इस एक्सट्रीम को देखते OB, और अगर आप OA को देखेंगे दूसरी डायरेक्शन में देखेंगे तो ये नेगेटिव आता है, तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि ये इसका डेल्टा। ओके, और जो ओवरऑल अनसर्टेनिटी है डेल्टा px, ये दोनों में जो डिफरेंस है, दो एक्सट्रीम्स में जो डिफरेंस है ये देखने को मिलता है अपने को, और वो है 2p sin अल्फा। सो हम लोग को यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि डेल्टा px जो अनसर्टेनिटी मूवमेंट है वो आ गई 2p sin अल्फा। अभी हम लोग को पता था कि uncertainty in x is this and uncertainty px is this, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो टर्म्स कैंसिल हो जाता है और खाली आप लोग को h आता है, जो अगेन h क्रॉस बाय 2 से बड़ा है। ओके, सो इसका मतलब ये है कि गामा रे फोटोन भी हम लोग को अगर मेजर करने के तो हम लोग डेल्टा x को कंट्रोल कर सकते हैं किस तरीके से, गामा रेज का इस्तेमाल करके, वेवलेंथ छोटी रखनी है, स्मॉल वेव, बराबर। इससे हम लोग को एक्यूरेटली वो पोजीशन दिख जाएगी, तो पोजीशन अगर दिखती है तो फिर मोमेंटम जो है वो फोटोन का है वो मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस मेजर कर पाएंगे लेकिन एरर उसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग उसका मोमेंटम कंट्रोल करते हैं, ओके, मोमेंटम कंट्रोल करने के लिए क्या है, p sin अल्फा 2p sin, तो उसका एनर्जी जो है फोटोन की वो कंट्रोल करनी चाहिए। अगर फोटोन की एनर्जी कंट्रोल कर पाते हैं तो हम लोग px को कम ज्यादा कर सकते हैं और उसकी वजह से हम लोग की रिजॉल्विंग पावर भी कम ज्यादा हम लोग कर सकते हैं। तो ये दोनों रिलेटेड है और गामा रे माइक्रोस्कोप भी इस तरीके से काम करता है। ओके, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पे। अभी हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे और कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता। इसका एक सिंपल आंसर मैं देता हूँ, ये कैलकुलेशंस आप खुद ट्राई करके देख सकते हो। देखो इलेक्ट्रॉन नेचर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पाए गए हैं नेचुरली, नेचुरली है फोर्स नहीं, नेचुरली, तो उसकी मैक्सिमम जो एनर्जी है वो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, that is maximum possible kinetic energy of electron, क्योंकि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से ये इजेक्ट होते हैं और फिर 4 मेगा इससे ज्यादा हो नहीं सकता।
रेस्ट मास एनर्जी क्या है इलेक्ट्रॉन की 9.1 into 10⁻²। और जो न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का डायमीटर क्या है इसको हम लोग डेल्टा एक्स बताएंगे, वह 2 into 10⁻⁻4। क्या एक इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर हो सकता है? लेट्स चेक। अगर उसकी डायमीटर उतनी है मतलब उसकी एक्स की अनसर्टेनिटी 2 into 10⁻⁻14 है। ओके, मतलब इसके उसी रेंज में हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। और मोमेंटम को कैलकुलेट करने को जाएंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे h की वैल्यू अनसर्टेन प्रिंसिपल का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और थोड़ा टर्म्स को रीअरेंज करके px की वैल्यू। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे डेल्टा px ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाय डेल्टा x। ओके, लेकिन यहाँ पे h क्रॉस बाय 2 भी लिख सकते, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। तो अगर h क्रॉस यूज किया कोई चिंता नहीं। अभी डेल्टा px अगर मिनिमम देखा गया तो आपको ये इक्वल ले सकते, क्योंकि कैसे इक्वल एंड ग्रेटर देन मतलब उतना और उससे बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग मिनिमम अगर लेंगे तो इक्वल टू लेंगे इसकी वैल्यू। ओके, तो ये मिनिमम मोमेंटम हो गया फॉर दिस डेल्टा एक्स जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ओके, और ये डेल्टा एक्स मैक्स भी लिख सकते हो आप, क्योंकि इससे बड़ा न्यूक्लियस की साइज नहीं होगी डायमीटर। ओके, सो अभी इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हम लोग को वैल्यू आ गई यहाँ पे, और इसको हम लोग रिलेटिविस्टिक आइंस्टाइन का फॉर्मूला जो है उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसमें अगर मोमेंटम मिनिमम है तो एनर्जी भी मिनिमम आएगी, और एनर्जी की वैल्यू जूल्स में आती है पहले आपको, फिर आपको उसको ई से डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को कन्वर्ट करने के बाद आपको देखने को मिलता है मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को, 9.875 मेगा इलेक्ट्रॉन। इतनी एनर्जी चाहिए अगर वो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। लेकिन हम लोग को पता है न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जो इजेक्टेड एनर्जी है वो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा नहीं है। इसी वजह से ये जो वैल्यू आई है ये प्रूव करती है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर में रहता, बाहर रह सकता है, अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसको वो बैरियर ब्रेक करने को होगा ही नहीं, ये एनर्जी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभी इसके एक और एक एग्जांपल है। अगर कोई पार्टिकल है, एक बॉक्स है, वन डिमेंशनल बॉक्स मतलब उसके दो बाउंड्रीज है 0 और l। ओके, इसी बीच में रह सकता है वो। तो इसका मैक्सिमम पोजीशन में एरर कितना आ सकता है, वो है l। अगर पोजीशन में मैक्सिमम है तो मोमेंटम में मिनिमम रहेगा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये मिनिमम। ओके, और फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे एनर्जी। एनर्जी की फॉर्मूला क्या है, E²/2। क्योंकि बीच में कुछ वोल्टेज वगैरह नहीं है, फ्री पार्टिकल है, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग खाली काइनेटिक एनर्जी को यूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं रहेगी क्योंकि बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। और फिर इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे h क्रॉस स्क्वायर है और यहाँ पे h, तो यहाँ पे उन्होंने h क्रॉस की वैल्यू h/2π सब्स्टिट्यूट करके ये स्टेप अच्छी। ठीक है, हम लोग आगे जाके पार्टिकल इन बॉक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक एग्जांपल। एक और एग्जांपल क्या है कि एनर्जी बैंड किस तरीके से बनता है, उसकी फाइनाइट कैसे है। देखो आप कभी स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखोगे, स्पेक्ट्रम देखोगे तो आपको ऐसे एनर्जी बैंड्स दिखने को मिलेंगे जिसकी ऐसी थिकनेस रहती है पर्टिकुलर, कुछ पतले रहते हैं, कुछ झाड़े रहते हैं, ऐसे डिपेंडिंग ऑन। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब क्या है कि अगर दो एनर्जी लेवल्स रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स के, ग्राउंड स्टेट हो गया मतलब क्या है कि कम से कम एनर्जी है, और एक एक्साइटेड स्टेट हो गया मतलब थोड़ी ज्यादा एनर्जी है। तो वो ज्यादा एनर्जी के स्टेट से ये इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा कम वाली एनर्जी के स्टेट में तो वो एक फोटोन छोड़ेगा। फोटोन को हम लोग इस स्पेक्ट्रम में डिटेक्ट करते हैं।
ओके, अभी इसकी कुछ एनर्जी रहेगी, फॉर एग्जांपल E2 ले लो, इसकी कुछ एनर्जी रहेगी E1 ले लो, तो दोनों एनर्जी के बीच में जितनी एनर्जी रहेगी उतनी एनर्जी का ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जाएगा बाहर। ओके, जो डेल्टा ई है वो है इस। अभी बोला गया है कि ये जो ट्रांजिशन होता है एक्साइटेड टू एनर्जी, ये इसमें इलेक्ट्रॉन एक एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा मैंने बोला कि अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁸ सेकेंड्स के लिए रहता है। तो हम लोग इससे डेल्टा ई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बराबर। तो विथ है डेल्टा ई, तो हम लोग इसको कैलकुलेट किए यहाँ पे, तो इतनी मिनिमम विथ रहेगी। ओके, अगर इससे ज्यादा रहेगी तो ज्यादा आपको स्पेक्ट्रम में ये लाइन दिखेगी, अगर कम रहेगी तो बहुत कम दिखेगी। तो ये डेल्टा ई है और ये बैंडविड्थ को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा ई से। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, हम लोग एक और फाइनल प्रॉब्लम्स देखेंगे कुछ। यहाँ पे क्या दिया, इलेक्ट्रॉन इज कंफाइंड इनटू बॉक्स ऑफ लेंथ एस्टिमेट्स द स्पीड बोला है। स्पीड मतलब क्या है, v है, बराबर। हम लोग को पता है p is equal to mv, therefore uncertainty is mv। अनसर्टेनिटी m इसलिए नहीं क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v एक्यूरेटली हम लोग को पता है। डेल्टा x हम लोग को दिया गया है 10⁻⁻⁷, तो हम लोग इसका अनसर्टेनिटी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली h क्रॉस ले लें, ग्रेटर देन इक्वल टू लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है ही ऑलरेडी h क्रॉस बाय 2। सो हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम लोग को डेल्टा x p डेल्टा v की जगह m डेल्टा v निकालेंगे, और हम लोग फाइनली फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा v h क्रॉस अपॉन m डेल्टा x। ओके, यहाँ पे डेल्टा x h क्रॉस और m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को अनसर्टेनिटी इन स्पीड भी आ जाएगी। और सिमिलर नेक्स्ट सम भी वैसा ही है, सेम फॉर्मूला है। स्पीड दी गई है, स्पीड के अंदर अनसर्टेनिटी दी है, ये डेल्टा v, m दिया गया है आपको, और अपने को डेल्टा x निकालना है। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, थोड़ा टर्म रीअरेंज करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सम आते हैं, अनसर्टेनिटी इससे मुश्किल नहीं आएंगे आपको, ठीक है। और ये भी है कुछ काइनेटिक एनर्जी पे अनसर्टेनिटी पूछ लिया, तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप क्या है, px²/2r। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप यूज करके भी हम लोग काइनेटिक एनर्जी की डेल्टा k ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, सो इस लेक्चर में इतना ही। आगे हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन देखेंगे, उसके एप्लीकेशन देखेंगे, और वेव फंक्शन वगैरह सारी चीजें देखेंगे डिटेल में। आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली वेवलेंथ को ध्यान से समझना पड़ेगा, तब जाके आगे की चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।